डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। तो इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिन पहले पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, इसको आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये पेपर मैंने देखा, इसके अंदर बहुत अच्छा लेवल था इसका, मीडियम से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था और अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए मीडियम लेवल के। और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दो चार इधर उधर गलत भी हैं, या गलत क्या चैलेंज कर सकते हैं उसको, और ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था ये। तो इसको आज हम देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, हमारे लिए विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको। तो 21वां नंबर क्वेश्चन था इसके अंदर, यहीं से स्टार्टिंग था। 20 जनरल क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड और इन सबसे रिलेटेड, तो उसको मैंने स्किप किया है। जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के रिलेवेंट पार्ट है, मैं उसको आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो 21वें नंबर से स्टार्ट था। मार्क्स ने अपनी प्रविधि की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस विचारों के विपर्यार्थ के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो मार्क्स का कॉन्सेप्चुअल मैथोलॉजी का कॉन्सेप्चुअल था, वो किससे उन्होंने लिया था? तो इन्होंने हीगल से किया था। ये जो हीगल का जो द्वंद्वात्मकवाद आइडिया था, तो इससे ये समर्थित था। तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन था हीगल, इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से किस सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होने का अधिकार होता है? तो जो राज्य के अंदर सिविल सेवक होते हैं, वो पहले एसडीएम पर लगते हैं, फिर वो डीएम पे भी ले जाते हैं, और भारत के अगर किसी भी सर्विस के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर जा सकते हैं, तो उनकी पदोन्नति होती रहती है। तो इसका जो सही आंसर था, पहला ऑप्शन इसका सही था। थर्ड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी मूल्यों का प्रतिनिधित्व किया? तो नरमपंथी जो का प्रतिनिधित्व किया था, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया है। और ये मदन मोहन मालवीय, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। राम मनोहर लोहिया भी एक्सट्रीमिस्ट थे कहीं ना कहीं, और जवाहरलाल नेहरू को हम बीच में कह सकते हैं सेंट्रलिस्ट। तो जो इसका नरमपंथी से जुड़े हुए थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जो हम जानते हैं, वो सारे के सारे जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके साथ जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ गुटनिरपेक्ष नीति का मौलिक प्रवर्तक नहीं था? तो इसमें से कौन सा जो फाउंडर था, प्रमोटर जो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, भारत के साथ नहीं था, इसे बताना था। तो इसका सही आंसर था वो मोरक्को इसके अंदर सम्मिलित नहीं था। बाकी जो मिस्र था, इंडोनेशिया था, यूगोस्लाविया था, ये सभी इसके फाउंडर मेंबरों में से एक थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, जिसका सबसे पहला सम्मेलन 1955 के अंदर बेलग्रेड के अंदर हुआ था, ये भी आप जानते ही हैं। तो निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट बनाया है? तो ये कोटेशन जो जुड़ा हुआ है रूसो के साथ। रूसो ने जो उनकी पुस्तक थी द डिस्कोर्स ऑफ मॉरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स, इसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो आर्ट और साइंस है, इसने हमें कहीं ना कहीं डिमेन किया है, और जो मानव का जो प्राकृतिक अवस्था थी, वो भोला था, उसके अंदर वो आनंद के अंदर जीवन जीता था, वो उसके अंदर शांतिपूर्ण जीवन जीता था। तो ये बात उन्होंने करी थी इस पुस्तक के माध्यम से, द डिस्कोर्स ऑफ मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस के अंदर। तो जो इसका सही आंसर था, रूसो सही था। 26वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस निकाय की संतुष्टियों के आधार पर पंचायती राज संस्था को वित्त प्रदान किया जाता है? तो किसके आधार पर जो पंचायती राज जो होते हैं, उनको वित्त, यानी जो फाइनेंस असिस्टेंट होती है, वो किसके दी जाती है? तो ये जो राज्य वित्त आयोग होता है, इनके द्वारा इनको सहायता दी जाती है। किस देश विशेष के साथ अपने संबंधों को गति देने के लिए भारत ने पंचशील की नीति अपनाई थी? तो आप जानते ही हैं, पंचशील की जो नीति अपनाई थी भारत ने, वो चाइना के साथ अपनाई थी। 1954 के अंदर इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, और बर्मा भी इसके साथ जुड़ा हुआ था पंचशील में। ये भी एक हिडन फैक्ट है इसका, ये भी आप जान के रखें। 28वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारत में समाजवादी चिंतन धारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो समाजवादी चिंतन आप जानते ही हैं, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे, समाजवादी चिंतन के साथ जुड़े हुए थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन लोक और निजी प्रशासन में कतिपय भेद करता है? तो लोक और निजी प्रशासन के अंदर जो भेद करने का कार्य क्या है? पॉल एपलेवी ने, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। जो हेनरी फ्योल या फिर उर्विक हो गया, चेस्टर बर्नार्ड, ये सारे के सारे क्लासिकल अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो निजी और लोक प्रशासन की जो भेद किया जिन्होंने, ये पॉल एपलेवी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय शासन के सुधार का आरंभ किया? तो स्थानीय शासन का सुधार करने का जो आरंभ किया है, वो लॉर्ड मायो ने किया है। लॉर्ड मायो को स्थानीय शासन का जो इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया था। लेकिन जो रॉड लिपन थे, ये भी आप याद रखिए, ये हिडन फैक्ट नहीं है, एकदम जान के रखें आप। जो रॉड लिपन थे, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत के अंदर कहा जाता है। तो जो इसका सुधार आरंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड लिपन को, और जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है रॉड लिपन को। तो ये भी आप याद रखें।
निम्नलिखित में से किस चिंतक ने उदारवादी लोकतंत्र के विचार समर्थन किया? निम्नलिखित में से किस विचारक ने उदारवादी लोकतंत्र के विचार का समर्थन किया है? तो ये समर्थन किया उदारवादी लिबरल डेमोक्रेसी का, तो ये कौन कर सकते हैं? आप देख सकते हैं लॉक ने किया था, तो सी ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष समानता विपक्षी दल का सदस्य होता है? तो ये PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल से होता है। तो ये एक परंपरा चली आ रही है ऐसी, तो जो इसका सही आंसर है ये सही है। निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के विकेंद्रीकरण पर जोर देकर भारतीयकरण का प्रयत्न किया? तो ये समाजवाद का जो डिसेंट्रलाइजेशन करने का और भारतीयकरण करने का कार्य किया था, ये करने का कार्य किया था राम मनोहर लोहिया जी ने। राम मनोहर लोहिया ने जो अवधारणा दी थी चौखंबा राज्य की, उसके अंदर उन्होंने ये सेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात की थी। इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ग्राम की बात की थी, फिर डिस्ट्रिक्ट की बात की थी, फिर राज्य, फिर सेंटर की। तो इस प्रकार से उन्होंने चौखंबा राज्य के आधार पर समाजवाद के विकेंद्रीकरण की बात करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का निर्देशन सिद्धांत नहीं रहा है? तो इसमें से जो भारत के जो विदेश नीति का सिद्धांत नहीं रहा है वो साम्यवाद का विरोध, एंटी कॉलोनिज्म, ये नहीं रहा है। बाकी ये सारा भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत रहा है, जिसके अंदर उपनिवेशवाद का विरोध करती है भारतीय विदेश नीति, रंगभेद का विरोध करती है, अफ्रीका एशिया एकजुटता की बात करती है, लेकिन जो साम्यवाद का विरोध है ये नहीं रहा है। तो इसका सी ऑप्शन सही था। 35वां क्वेश्चन था, किसने लोक प्रशासन के सिद्धांत को मुहावरे के तौर पर कहा? ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोवर्ब किसने कहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को? ये हर्बर्ट साइमन ने कहा था, तो इसका डी ऑप्शन सही था, हर्बर्ट साइमन। निम्नलिखित में से किसने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है वी.डी. सावरकर को। वी.डी. सावरकर हिंदुत्व का जो इन्होंने अवधारणा दी थी, अभिनव भारत संस्था के साथ जुड़े हुए थे, इन्हीं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के तौर पर भारत में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुटनिरपेक्ष की नीति को प्रथम बार भारी आघात लगा? तो ये लगा था, भारी आघात लगने का श्रेय गया था इंदिरा गांधी के जो कार्यकाल था उस समय उन्होंने कुछ रूस से सहायता ले ली थी किसी मुद्दे के ऊपर, तो इसलिए ये गुटनिरपेक्ष नीति के ऊपर एक आघात के तौर पर इसको माना जाता है। और जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करी थी। तो जो इसका सही आंसर था, गुटनिरपेक्ष नीति को प्रथम बार आघात कहाँ लगा था? तो ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगा था। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित में से किस अंग में भारत लगातार सुधार की मांग कर रहा है? तो भारत लगातार जो सुरक्षा परिषद है UN का, उसके अंदर सुधार की बात कर रहा है। इसके अंदर 4 सदस्य भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, ये परमानेंट मेंबर की बात करें, जिसे G4 भी कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉब्स एक समझौतावादी थे, तो सही बात है, वो समझौतावादी थे। हॉब्स ने मानव प्रकृति को नकारात्मक रूप में बताया। उन्होंने बताया था जो मानव होता है शुद्ध होता है, एकाकी होता है, स्वार्थी होता है, ये बात उन्होंने कही थी। उनका विश्वास लोकतंत्र में था, तो ये नहीं था। बाकी तीसरा अगर हम इसमें हटा दें, 3 इसमें हटा दें, 3 इसमें, तो पहले इसका ऑप्शन बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का एक प्रकार नहीं है? तो आपातकाल का एक जो प्रकार नहीं है, तो हम देख लेते हैं। इसके अंदर आंतरिक आपातकाल है, राज्य में संवैधानिक मशीनरी की असफलता भी है, वित्तीय आपातकाल है, लेकिन प्रशासनिक आपातकाल नहीं होता है, तो ये नहीं है। इसका डी ऑप्शन नहीं था, बाकी सारे इसके अंदर आपातकाल थे। और आर्टिकल 352 आप जानते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके साथ जुड़ा हुआ है, 356 जुड़ा हुआ है राज्य के अंदर आपातकाल के अंदर, और 360 जुड़ा हुआ है वित्तीय आपात के संदर्भ में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं विभिन्न आपातकाल से संबंधित अवधारणाएं। 41वां नंबर क्वेश्चन था, स्थानीय स्वशासन के पक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय का विचार दिया? तो सर्वोदय का विचार जो स्थानीय स्वशासन के रूप में दिया है वो अनटू द लास्ट पुस्तक थी जॉन रस्किन की, उसी को हिंदी में अनुवाद किया था गांधी जी ने। तो इसका ऑप्शन बी सही था। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने भारत में भारतीय शांति सेना IPKF भेजी थी? तो भारत ने जो भेजी थी पीस कीपिंग जो सेना भेजी थी भारत ने, वो श्रीलंका के अंदर भेजी थी, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका के अंदर उन्होंने भेजी थी राजीव गांधी जी ने, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया था दोनों देशों के बीच, और इसी कारण राजीव गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी लिट्टे आतंकवादी समूह द्वारा। तो जिसका सही आंसर था सी सही था। 43वां नंबर क्वेश्चन था, किसी संगठन के पिरामिड ढांचे को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पदसोपान, हायरार्की के तौर पर जाना जाता है। हायरार्की किसी भी जो पिरामिड के तौर पे होती है वो हायरार्की होती है, किस तरीके से कार्य करती है। तो जो इसका पद सोपान सही था। निम्नलिखित में से शासन के किस प्रकार को मैकाले द्वारा पसंद किया गया? तो जो उनकी पुस्तक थी, ये एग्जाम UGC नेट के अंदर भी आ रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये। गणतंत्र को, रिपब्लिक को उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा कहा था। डिस्कोर्स ऑन जो लीवी उनकी पुस्तक है, डिस्कोर्स ऑन लीवी, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने रिपब्लिक को
सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही था। किस दार्शनिक ने हन्ना अरेंट के चिंतन को अत्यधिक प्रभावित किया? तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। आपको अगर इसको एग्जैक्ट पता है आंसर तो आपको बताएं, लेकिन जो HP हिमाचल प्रदेश PGT आयोग ने जो इसका सही आंसर दिया है वो दिया है जीन जैन रूसो। लेकिन मेरे को ये लगता नहीं है कि ये है, क्योंकि वो इमैनुअल कांट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और एक मार्टिन हाइडेगर थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी जो हन्ना अरेंट थी। लेकिन रूसो का तो मैं कह नहीं सकता। अगर आपको एग्जैक्ट इसका आंसर पता है तो जरूर बताएं मुझे कमेंट करके। तो ये क्वेश्चन मैं डाउट के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। किसने मैकावली को व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा? तो मैकावली को व्यवहारवाद का अग्रदूत किसने कहा है? तो ये कहने का जा रहा है विलियम ब्लूम। विलियम ब्लूम ने ये मैकावली को व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा है। कौटिल्य के अनुसार प्राचीन भारत किस प्रकार की राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा विद्यमान था? तो भारत के अंदर विद्यमान था कि राजतंत्र यानी मोनयार्की भारत के अंदर विद्यमान थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में इंडियन सिविल सर्विस को बनाए रखने का समर्थन, तो ये सिविल सर्विस को बनाए रखने का जो समर्थन किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। यही आगे चलकर IAS UPSC कहलाई। तो इसका जो सही आंसर था बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च लोक सेवक है? तो कौन भारत के अंदर जो सबसे सर्वोच्च लोक सेवक है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होती है मंत्रिमंडल सचिव भारत के अंदर सबसे बड़े लोक सेवक कहलाते हैं। भारत में मुगल शासन की जड़ें निम्नलिखित में से किस परंपरा से ली गई है? तो ये भारत की परंपरा से ली गई है। ये टर्की और पर्शियन जुड़े हुए हैं मुगल शासन की परंपराओं से। भारत सरकार के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन किस कार्यकर्ता के नाम से किया जाता है? तो भारत के अंदर जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। आर्टिकल 53 के तहत ये जो राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे कार्य किए जाते हैं। तो इसका सही जो आंसर था ए ऑप्शन इसका सही था। भारत में द्वितीय प्रशासनिक आयोग सुधार का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 में जो आया था, इसके वीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे और प्रथम जो प्रशासनिक आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो पहले मोरारजी देसाई थे, फिर हनुमंत थैया बनाए गए थे। तो ये भी आप याद रखें। तो जो इसका सही आंसर था बी ऑप्शन का सही था। किसी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? तो किसी जो अखिल भारतीय सेवा को जो बर्खास्त करने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के अधिकार में होता है। राष्ट्रपति के तहत ही इनको रखा जाता है और राष्ट्रपति के तहत ही इनको बर्खास्ती की जाती है। तो जो ये अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिलाधिकारी का एक कार्य नहीं है? तो जिलाधिकारी का जो कौन सा कार्य नहीं है इसमें बताना था। तो रेवेन्यू कलेक्शन वो करते ही हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना, संसदीय चुनाव करवाना ये भी, लेकिन देश की सुरक्षा है। देश की सुरक्षा ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM का कार्य नहीं होता है। इसके अंदर जो विभिन्न एजेंसियाँ होती है, जो मिलिट्री डिफेंस एजेंसियाँ होती है, मिलिट्री स्टाफ होता है, ये सारा कार्य करता है देश की रक्षा का। तो देश की रक्षा करने का कार्य इनसे संबंधित नहीं है। 55वां नंबर क्वेश्चन था, केंद्रीय सचिवालय में सरकार द्वारा प्रसव प्रवेश हेतु किस स्तर पर प्रस्तावित किया गया? तो लेटरल एंट्री, प्रसव प्रवेश यानी जिसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं, वो किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त सचिव के तौर पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे। तो इसका सी ऑप्शन सही था। भारत के विभिन्न राज्यों या शहरों का विदेशी राज्यों या शहरों से सहयोग की नीति को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल रहा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश PGT ने जो इसका आंसर दिया था वो इन्होंने रीजनल डिप्लोमेसी का है। लेकिन जो इसका सही आंसर है, मैंने इसको गूगल भी किया तो मुझे इसका जो आंसर मिला है वो पैरा डिप्लोमेसी मिला है। तो पैरा डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं इसका सही आंसर है, क्योंकि जो एक जो भारत का स्टेट अगर किसी फॉरेन स्टेट के साथ अगर अपना व्यापार करना चाहता है तो ये पैरा डिप्लोमेसी के तहत आई है। ये मोदी सरकार की एक इनिशिएटिव थी। तो ये जो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। रणनीतिक और विदेशी नीति के मुद्दे पर वैचारिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग निम्नलिखित में से किस स्थान पर? रायसीना डायलॉग जो हर साल होता है वो नई दिल्ली के अंदर होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने उपग्रह प्रक्षेपण किया? तो जो रीजनल जो किया था दक्षिण एशिया के लिए, दक्षिण एशिया के जी सैट 2017 के अंदर 2017 के अंदर इन्होंने किया था, जो कि जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है उनको हेल्पफुल रहे ये। तो इसका जो सही आंसर था ए ऑप्शन इसका सही था। महासागरीय सिल्क रूट, मैराटाइम सिल्क रूट पहल निम्नलिखित में से किस देश ने की है? तो ये करी है चाइना ने। तो इसके प्रति उत्तर के तौर पर भारत की भी एक पॉलिसी आई है, नेकलेस ऑफ द बैंड, ये भी आप याद रखें। तो जो इनका जो महासागरीय सिल्क रूट, तो इसका जो सही आंसर है चाइना इसके से रिलेटेड है।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुपक्षीय निकाय विकसित और विकासशील दोनों देशों से मिलकर बना है? तो विकसित और विकासशील देशों से मिलकर जो बना है वो G20 है। G20 के अंदर विकसित देश भी आते हैं और विकासशील देश भी आते हैं, और G7 जो G8 था पहले, जो G7 हो गया, इसके अंदर सारे विकसित देश आते हैं। तो जो इसका सही आंसर था सी ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन संघाई सहयोग संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो संघाई सहयोग का क्या प्राथमिक उद्देश्य मतदान था? तो ऊर्जा सहयोग में कार्य कर रहा है, तो इसका प्रथम ऑप्शन सही था। ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था क्योंकि HPPGT ने इसकी गलत आंसर दिया है। जो इसका सही आंसर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। हिंद महासागर में भविष्य के सागरीय सहयोग के आधार के आधार के रूप में प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बनाने के लिए मोदी सरकार की नीतिगत पहल को क्या कहा जाता है? तो ये जो पहल थी इसे क्या कहा जाता है? तो प्रोजेक्ट मानसून कहा जाता है, इसे प्रोजेक्ट मौसम कहा जाता है। माफ कीजिएगा, मानसून बोले मैंने, प्रोजेक्ट मौसम कहा जाता है। जो इसका जो ऑफिशियल आंसर दिया था इन्होंने सागरमाला लिया, जो कि गलत आंसर है। तो जो इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट मौसम, इसका सही आंसर है। 63वां क्वेश्चन था 2006 में संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति को अंगीकरण किया? तो ये भी बहुत डीप क्वेश्चन था, काफ़ी डिफिकल्ट था। तो ये महासभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ 2006 के अंदर। तो ये इससे रिलेटेड था। तो ये महासभा ने एक कानून के तौर पे इसको पास किया था। तो ये इसका जो सही आंसर था महासभा, इसका सही था। 64वां नंबर क्वेश्चन था किस देश का अपनी विदेश नीति के मामले में भारत के साथ घनिष्ठतम सहयोग रहता है? तो ये जो 1949 के अंदर भूटान की जितनी विदेश नीति संबंधित घटनाएं होती है, उसका जितना भी कार्य होता है वो भारत ही करता है, उसकी विदेश नीति को देखता है। तो इसका जो सही आंसर था भूटान, इसका सही था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का भारत सदस्य है? भारत सदस्य नहीं है, माफ़ कीजिएगा मैंने गलत पढ़ लिया था। भारत इसमें से किसमें से सदस्य नहीं है? तो भारत सार्क का सदस्य है, इसका भी है। हिंद महासागर परिक्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका भी है। ये RCEP इसका सदस्य भारत नहीं है। बिम्स्टेक का भी है, तो इसका सदस्य नहीं है। ये चाइना द्वारा एक संगठन बनाया गया है जिसके अंदर 15 देश शामिल हैं। तो इसका सदस्य भारत नहीं है, बाकी इन सभी का भारत सदस्य है। तो इसका सही आंसर था सी, इसका सही था। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का जल विवाद है? तो भारत का तो जल विवाद नहीं है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन में गलत पड़ गया था। तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का जल विवाद नहीं है? तो मालदीव के साथ भारत का जल विवाद नहीं है, पाकिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है। तीसरा नदी आप देखते हैं काली नदी का विवाद नेपाल के साथ है, और सिंधु सतलज विवाद जो है पाकिस्तान के साथ है। मालदीव के साथ भी हमारा तीसरा नदी का विवाद रहता है, उसके पानी का बंटवारे का लेकर। फरक्का डैम के लिए पर भी कई विवाद रहता है, लेकिन जो मालदीव के साथ है हमारा कोई विवाद नहीं है पानी का। तो ए इसका सही था। 67वां क्वेश्चन था न्यू डेवलपमेंट बैंक निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय संगठन की एक सहायक इकाई है? तो ये ब्रिक्स की सहायक इकाई है, और ब्रिक्स के बारे में आप जानते हैं 1967 के अंदर ये आया था। तो इसका जो सही आंसर था बी ऑप्शन इसका सही था। 68 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे मिनी सार्क कहा जाता है? मिनी सार्क किसे कहता है? बिम्स्टेक को मिनी सार्क कहा जाता है। तो जिसका सही आंसर था डी ऑप्शन इसका सही था। किस कालखंड में क्षेत्रीयवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मान बिंदु बना? तो क्षेत्रीयवाद किस दशक के अंदर ये मान बिंदु बनाया? द्वितीय विश्व युद्ध उत्तर के काल विवाद बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन विश्व पटल पर उभर कर आए। तो जिसका सही आंसर है बी ऑप्शन इसका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के काल के बाद बहुत सारे रीजनल क्षेत्रीय संगठन आए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे। तो इसका बी ऑप्शन सही था। विश्व में ऊर्जा सुरक्षा की स्थिरता हेतु निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण हेतु भारत ने पहल की? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भारत ने जो सौर ऊर्जा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर 2015 के अंदर इसका उद्घाटन किया था भारत सरकार, मोदी जी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने। तो इसका जो भारत ने जिसके अंदर पहल करी थी, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका गुड़गांव में भी इसका हेडक्वार्टर है, आप याद रखें। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 71वां नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसने वेदों को भारतीय पुनर्जागरण के स्रोत के रूप में मानते? तो वेदों की तरफ लौटो भी इन्होंने नारा दिया था। तो दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी, ये भी आप याद रखें। तो वेदों की तरफ लौटो और भारतीय पुनर्जागरण का जनक के तौर पर इनको माना जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संस्कृति और चिंतन से एकदम प्रभावित नहीं था? तो यही थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने वेदों की तरफ लौटो की बात करी थी, और ये भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े चिंतक थे और बहुत बड़े हिमायती थे कि भारतीय संस्कृति में ही सभी चीज़ का उपाय है, और हम भारतीय संस्कृति को उन्होंने बढ़ाने की बात करी थी। तो इसका ए ऑप्शन ही सही था। निम्नलिखित में से एकात्म योग का विचार किसने दिया है? ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूजीसी नेट के अंदर भी आ रखा है एग्जाम के अंदर। तो श्री अरविंदो जी ने एकात्म इंटरनल योगा की बात करी है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर माइंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर माइंड 73 का था, ये सही था। और द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर माइंड ये भी जुड़ा हुआ है अरविंदो के साथ। अरविंदो ने सुपर माइंड का कॉन्सेप्ट कहा है महामस्तिष्क के बाद, महर्षि अरविंद ने बात करी है, तो इसका डी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत में सुशासन को राम राज्य के ढांचे पर करने की बात कही? सुशासन को राम राज्य को करने की बात करी थी महात्मा गांधी जी ने। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, तो देख सकते हैं आप, तो 20 का ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत की विदेश नीति की दृष्टि निम्नलिखित में से किस नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत की विदेश नीति की दृष्टि प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत की विदेश नीति होगी जिसके अंदर उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया था, साम्राज्यवाद का विरोध किया था, रंगभेद का विरोध किया था, तो ये करने का कार्य किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो इसका सी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक हथियार के रूप में स्वदेशी के विकट समर्थक थे? स्वदेशी के विकट समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने होम रूल मूवमेंट भी चलाया था, आप जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर था बी ऑप्शन इसका सही था। किसके वैचारिक विलास ने देश में हिंदुत्व की राजनीति का आधार रखा? तो हिंदुत्व की राजनीति का आधार रखने का श्रेय जाता है बी डी सावरकर जी को, और ये हिंदुत्व की अवधारणा के साथ भी जुड़े हैं, अभिनव भारत के साथ जुड़े हुए हैं, मित्र बेला संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिसका सही आंसर था सी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का वैशिष्ट्य यानी कि हॉलमार्क नहीं है? तो क्या नहीं है इसका हॉलमार्क? तो लाभ कमाना इसका हॉलमार्क नहीं है, बाकी लोक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा और संसदीय निमंत्रण, तो ये भी थोड़ा प्रॉफिट मेकिंग, न्यायिक समीक्षा यार ये थोड़ा डिफिकल्ट डाउट में है, न्यायिक समीक्षा ये करता है नहीं करता है, लेकिन जो एच पी PGT ने इसका जो आंसर दिया है लाभ कमाना इससे संबंधित नहीं है, तो मैं भी इसको लेकर चल रहा हूँ, तो ये इसका ए ऑप्शन ही है। 80वां नंबर था, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन की अग्रणी महिला लेखिका हैं? तो ये MP फॉलेट सर्कुलर रिस्पॉन्स जिन्होंने क्या लिखा है, और ये बहुत प्रोमिनेंट लेखक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इन्होंने मुन्नो ब्रिक कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत रोल अदा किया था, तो ये जो अग्रणी महिला के रूप में था MP फॉलेट, इसका सही आंसर था। लोक प्रशासन के अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन थ्योरी को किस विषय से लिया गया है? तो ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी से रिलेटेड है मोटिवेशन थ्योरी, आप जानते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही था। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोपोनेंट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोमी? तो वुड्रो विल्सन से संबंधित थे, लेकिन जो दूसरे और थिंकर जिससे संबंधित थे वो बताना था फ्रैंक गुडनाउ भी इससे संबंधित थे। इसके अंदर उन्होंने बात कही थी जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है, पॉलिटिक्स का काम सरकार से रिलेटेड है और एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य प्रशासन से रिलेटेड है, तो ऐसी बात इन्होंने कही थी, तो फ्रैंक गुडनाउ इसका सही था। निम्नलिखित में से किसने संगठन के सिद्धांत के बारे में नहीं लिखा है? तो संगठन के सिद्धांत के बारे में जिसने नहीं लिखा है वो वुड्रो विल्सन ने संगठन के सिद्धांत के बारे में नहीं लिखा है, बाकी हेनरी फ्योल, लूथर गोलिक और मुनी इन सब ने संगठन के सिद्धांत के बारे में लिखा है, तो इसका सही आंसर था जिसने नहीं लिखा है वो वुड्रो विल्सन, इसका सही था। 84 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संगठन में पदानुक्रम को प्रदर्शित करता है, यानी हायरार्की को ग्रेडिंग अथॉरिटी को कौन बताता है? तो पदानुक्रम को कौन बताने का कार्य करता है? तो ये हायरार्की जो होती है, तो जो हायरार्की होती है पद सोपान, ये किसी भी प्रिंसिपल के अंदर ग्रेडेड अथॉरिटी का यानी पदानुक्रम को बताने का कार्य करती है। कैसे हायरार्की के अंदर पहले बॉस होता है, फिर उसके नीचे होते हैं, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट होते हैं, तो इस प्रकार से बताने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसने मापन प्रक्रिया स्केलर प्रोसेस को सिद्धांत दिया? तो इसके स्केलर प्रोसेस को दिया है मुनी और रीले ने, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने बात करी थी स्केलर प्रोसेस की, तो इसका बी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत लोक प्रशासन में विविधता प्रक्रिया प्रॉपर चैनल के विचार को संबल प्रदान करता है? तो ये प्रदान करने का कार्य कर रहा है पद सोपान व्यवस्था ने, तो इसका बी ऑप्शन सही था। नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत मौलिक रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन में लागू किया गया था? तो नियंत्रण का जो सिद्धांत लागू किया गया था मिलिट्री के अंदर था, इसी के तहत ही स्पैन ऑफ कंट्रोल जो आया था, तो इसी संदर्भित था ये, तो सेना इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन समकालीन प्रशासन की एक उदासीन प्रवृत्ति है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोविंग टेंडेंसी इन कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन? तो जो इनका ऑफिशियल आंसर की के अंदर जो आंसर बताया गया है वो इसको बी बताया गया केंद्रीकरण को। ये भी एक डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आपको एग्जैक्ट इसका आंसर पता है तो जरूर बताएं। तो ये क्वेश्चन भी डाउट वाला है, तो मैं इसके लिए आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन प्रशासन के ऊपर नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? तो नियंत्रण का एक प्रकार जो नहीं है इसके अंदर, ये विधायी नियंत्रण भी होता है, कार्यपालिका भी नियंत्रण होता है, न्यायिक नियंत्रण भी होता है, लेकिन जो सामाजिक है सोशलिटियल ये इससे संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक और
निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका होते हैं? ये भी डाउट वाला क्वेश्चन था, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर सही बताया गया है वो संसदीय व्यवस्था के अंदर बताया गया है। इसके अंदर विधायी अलग होता है और विधायी स्थायी कार्यपालिका अलग होती है और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अलग होती है। तो जो ये व्यवस्था होती है संसदीय व्यवस्था के अंदर ही होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस निकाय के ऊपर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, ये राज्य निर्वाचन आयोग की। पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के लिए अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान नहीं था? तो इससे संदर्भित जो नहीं था ये तो पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण था, त्रिस्तरीय भी था, आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन जो वित्तीय सहयोग प्रदान करना है यही नहीं है इसका। तो इसका डी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम स्तर पर लोगों की आम सभा है? तो ग्राम लेवल पर होती है, ग्राम सभा होती है, ये लोगों की आम सभा होती है ग्रामीण स्तर के ऊपर। तो इसका बी ऑप्शन सही था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया गया है? तो ये हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो जो शामिल होता है ये शामिल नहीं है। बाकी गरीबी, शहरी उन्मूलन और फायर सर्विसेज हो गया, जो कि झोपड़ी सुधार, ये सभी है, लेकिन जो डी ऑप्शन है इससे संबंधित नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही था। किसी नगर निगम का मुख्य कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जो नगर निगम का जो मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, जिसे हम निगम आयुक्त कहते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर। तो ये इससे संबंधित था। बी ऑप्शन इसका सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड फ्रॉम द लोकल बॉडीज? तो लोकल बॉडीज़ के लिए क्या फंड नहीं है? तो इसमें बताना था क्या फंड नहीं है। तो आयकर यानी इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, आप जानते ही हैं। तो यही नहीं है। बाकी टोल टैक्स हो गया, अनुदान हो गया, वैधानिक और धन हस्तांतरण हो गया, ये सभी है। लेकिन जो इनकम टैक्स है ये सही, ये नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें से हमें बताना था कौन सा नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान के दर्शन में विज्ञान और अविज्ञान के मध्य विभेद किया? तो ये थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, कॉल पॉपर ने थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन के अंदर जो विज्ञान के अंदर क्या विज्ञान है और क्या अविज्ञान नहीं है, ये फॉल्सिफिकेशन करने का कार्य कॉल पेपर ने किया था थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन के अंदर। सिविक कल्चर का विचार निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो सिविक कल्चर सिडनी वर्मा एंड आलमंड के साथ जुड़ा हुआ था। इन्होंने 1963 के अंदर सिविक कल्चर बुक लिखी थी, इसी के अंदर इन्होंने इसकी बात करी थी। तो इसका ए ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम के अग्रदूत हैं? तो ऐतिहासिक उपागम के अग्रदूत है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने ऐतिहासिक उपागम की बात करी है। तो सी ऑप्शन इसका सही था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधुनिक राज्य व्यवस्था के उदय को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाने का कार्य किया जाता है वेस्टफेलिया, जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो नेशन स्टेट की बात आई है, मॉडर्न स्टेट की जो बात आई है, वो वेस्टफेलिया संधि के तहत ही आई है। तो इसका बी ऑप्शन सही था। तो ये पेपर था पीजीटी हिमाचल प्रदेश का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर कुछ कमी रह तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।